प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि बच्चों इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। देखो पहला नंबर सवाल आपके सामने है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो बच्चों यहां से आपका एक फॉर्मूला निकलता है कि प्रति इकाई आवेश पर, आवेश सर क्यों आवेश है ना, तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और आपको एक चीज और भी याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो आपको लगाना है यह एक सदिश राशि है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना बच्चों यहां से जो ये फॉर्मूला बना है ये भी एग्जाम में आया है। और यहां से क्या प्रश्न बन सकता है, तो इसका मात्रक पूछ देता है बच्चों, बराबर मात्रक पूछा जाता है। तो ये देखो यहां से आप निकालते हो तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। और ये क्या है सर, चार्ज है। तो चार्ज का हमारा आवेश का क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो इसका एक मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब हुआ, दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो बच्चों ये दोनों मात्रक सही है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो ये दोनों इसका मात्रक है बच्चों। ओके, अलग से बताया हमने, ये फॉर्मूला याद रख लो। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चलो नेक्स्ट का जवाब जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा चैट सेक्शन में, क्योंकि हमने बताया है आपको क्लास में अगर क्वेश्चन याद करना है तो फिर आंसर लगाना पड़ेगा। आंसर लगाओगे तो ध्यान आपका यहां पर केंद्रित रहेगा, कहीं पे भटकेगा नहीं। अब लगाओ बच्चों, क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो जस्ट हमने बच्चों ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, E बराबर F अपॉन Q होता है। तो यहां आप वेक्टर भी लगा सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। यहां से आपको देखो ये हमारा फोर्स है और बल का विमा क्या होता है, MLT इनवर्स 2 होता है। और ये क्या है, चार्ज है। आवेश का विमा पढ़ के चलते हो कि सर आवेश का विमा हमारा AT होता है। तो यहां से आप कर दो ना बच्चों, ये MLT है तो M लिखो, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, L है तो L लगा दो। फिर देखो T यहाँ पे है प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे 2 माइनस में है और ये जाएगा एक तो 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 लग जाएगा। A ऊपर जाएगा तो ये सिर्फ माइनस में रहेगा। बच्चों लगा दो कौन सा ऑप्शन इससे मिलता जुलता है, MLT इनवर्स 3 और A इनवर्स। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा, नेक्स्ट बता के चलो क्या होगा, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक बच्चों कितना होता है, आप बताओगे सर 80 होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। इसी प्रकार आप निर्वात का बता सकते हो बच्चों, निर्वात का आप बता सकते हो, तो जल्दी बताओ। इसी प्रकार से आप बेंजीन का भी बता सकते हो। निर्वात का आप लगा के चलोगे सर 1 होता है और बेंजीन का 2.3 होता है। ये बात आप याद रखोगे। अच्छा वायु का कितना होता है बच्चों, वायु का बताओ तो कितना होता है, 1.00059 होता है। इसी प्रकार से बच्चों वायु का परावैद्युत सामर्थ्य पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परावैद्युत सामर्थ्य एग्जाम में आता है, मतलब बराबर आता है बच्चों, याद रख लो। वायु का परावैद्युत अगर देखो स्थिरांक पूछेगा तो आप इतना लगाओगे, लेकिन परावैद्युत सामर्थ्य की अगर बात हो तो 3 गुणा 10⁻6 होता है। परावैद्युत सामर्थ्य का अगर मात्रक पूछे तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। बच्चों इतना
चीज अगर आप याद रख के चलते हो तो फिर इस टॉपिक से प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके, चलो अगला प्रश्न बताओ। 4th नंबर सवाल है, ये जस्ट हमने ऊपर बताया, क्या बताया था, आवेश का विमा ही तो बताया था ना बच्चों। आवेश का आपने क्यू पढ़ा था और क्यू बराबर आई टी होता है। यहाँ पे देखो आई मतलब धारा और धारा का आप एम्पियर लिखोगे, टाइम का टाइम लिख दो। एटी इसका विमा सही है। क्या है बच्चों, एटी इसका विमा सही है। आवेश कौन सी राशि है बच्चों, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है, यह एक अदिश राशि है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है बच्चों, लास्ट में पूछेंगे आप लोग सही कितना कर पाते हो पूरे 70 में, और क्लास को आज लाइक करते चलोगे। क्लास को सभी बच्चे क्या करोगे, बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलोगे। आज बहुत मजा आने वाला है, इसलिए सबसे पहले एक बार सभी बच्चे कर दो। हम देख रहे हैं कितने बच्चे कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से कर दो। आपको मिल रहा है 5 सेकंड का टाइम, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, उसके बाद फिर अच्छे से जुड़ जाओ तो पढ़ाने में मजा आएगा बच्चों। ओके, देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, तब तक प्रश्न हम पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। समझो बच्चों, कोई भी वस्तु है, ये हम नहीं बोलते कि वो धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है, सिर्फ उसे आवेशित किया जा रहा है। तो अगर आवेशित करते हैं तो या तो वो धनावेशित होगा, क्या होगा, या तो धनावेशित होगा या तो सर ऋणावेशित होगा। अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं बच्चों तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, और अगर हम किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। इसका मतलब आप ये सोच के चलते हो कि सर बढ़ भी जाता है और ये देखो बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है, यानी कि बढ़ या घट दोनों सकता है क्योंकि आवेशित किया जा रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों। देखो धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा, बड़ा आसान सा सवाल पूछता है जी, एकदम विमा वाला आसान होता है। देखो धारिता, विद्युत धारिता का मात्रक आप पढ़ते आ रहे हो सर, फैराड होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। अच्छा, प्रश्न पहले आप लोगों से पूछ लेते हैं कि 1 फैराड बराबर कितना कूलम होता है, तो सब बता के चलते सर 96,494 होता है। इसको हम 96,500 कूलम मान के चलते हैं, मतलब लगभग में होता है। और इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है 1 मोल। 1 मोल बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा 96,500 कूलम बराबर कितना मोल इलेक्ट्रॉन, तो आप बताओगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात इंपॉर्टेंट था, हमने बता दिया। फैराड धारिता का मात्रक है, ये भी याद रख सकते हो। अब देखो धारिता को हम लोग C द्वारा दर्शाते हैं और C बराबर Q बटा में V फॉर्मूला होता है। और बच्चों यहां से विमा निकाल लो। देखो Q क्या है, आवेश का विमा। AT पढ़े हैं सर, पढ़े हो ना बच्चों। देखो अब V क्या है सर, विद्युत विभव है। V बराबर देखो V, अब V का भी निकाल के बताओ सर, हमें कैसे पता, तो V बराबर क्या होता है, W/Q होता है सर। यहां से बता दो, ये हमारा वाट है, वाट का शक्ति वाला वर्क का कार्य होता है, जूल हो जाएगा। और ये हमारा ml2 और T इनवर्स 2 होता है। और यहाँ पे AT हो जाएगा सर, यहाँ से निकाल लो ना, ml2 हुआ, फिर T इनवर्स ये जाएगा तो -3 लग जाएगा और A इनवर्स हो जाएगा। तो यही बात तो आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये V का क्या है बच्चों, V का तो यही विमा है, तो V का यहाँ से पूछा गया तो V का नीचे लिख दो, ml2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स आप लिख के चलते हो ना बच्चों। अब इसको ऊपर करके देख लो ना बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, M इनवर्स हो जाएगा, ये भी जाएगा तो L इनवर्स 2 हो जाएगा। फिर ये T है, ऊपर में एक T है तो ये जाएगा माइनस में, नीचे में, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। और एक भैया प्लस वाला यहाँ है कि आ जाओ भाई, नीचे का है क्या कर रहे हो, आओ मेरे पास, 4 बन जाते हैं हम लोग, तो T4 हो गया। और ये देखो A में कुछ नहीं, ऊपर भी एक है, ये माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस, तो A भी बोला रहा है आओ भाई, दोनों मिल जाते हैं, तो ऊपर A2 हो जाएगा। तो बच्चों देखो M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A2 किसी ऑप्शन से अगर आपका मिल रहा है, इसका मतलब आप सही लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो बच्चों, ऑप्शन नंबर सर कौन सा लगाए, 6 नंबर का ए हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे आई लिखा है, क्या बात है, क्योंकि सर आई रहे या फिर ये तो धारा है ना, तो धारा का मात्रक एम्पियर हम लिख दिए। बच्चों आई भी लिख सकते हो ना, तो धारा रहे एम्पियर, आई भी लिखा रहेगा या फिर ए रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन आप बता के चलोगे। देखो बच्चों यहाँ पे हमने कितने बताए, ये विद्युत विभव का है, ये भी बना दिया हमने, और एग्जाम में ये पूछा जाता, ये प्रश्न याद रख
लो। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम्ब। चलो नेक्स्ट बताओ, ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे रिलेटेड प्रश्न को बता रहे हैं तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? dv अपॉन dx होता है। हर एक बच्चे को पता है विभव प्रवणता dv अपॉन dx होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? ये आवेशित संधारित्र है, इस पर कुल आवेश 0 होता है। आवेशित संधारित्र पर बच्चों कुल आवेश 0 होता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग जल्दी से 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ। माइक्रोफैराड किसका मात्रक है बच्चों? या आपके सामने रह सकता है फैराड, आपके सामने रहेगा माइक्रोफैराड, आपके सामने रहेगा पिकोफैराड। तो तीनों में फैराड आया और फैराड का हमने पढ़ा है सर धारिता का ही तो मात्रक है, धारिता का ही तो मात्रक है। फैराड सबसे बड़ा मात्रक है धारिता का, इसीलिए हम लोग व्यवहार में माइक्रोफैराड पिकोफैराड सबका यूज करते हैं, इसीलिए ये मात्रक वैद्युत धारिता का होगा। देखो वैद्युत आवेश का क्या बताया हमने? वैद्युत आवेश का बच्चों कूलाम होता है, याद रहे वैद्युत आवेश का कूलाम होता है। विद्युत फ्लक्स का क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये हमारा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो जस्ट हमने बताया कि सर न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है या फिर वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऐसा मत करना बच्चों, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वोल्ट बटा में मीटर है, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला का जवाब बताओ। 10 नंबर सवाल है, बताओ जल्दी से। देखो इसका हमें आंसर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बताया है वोल्ट बटा मीटर मिले तो आप लगा के चलोगे विद्युतीय क्षेत्र। क्या बच्चों? विद्युतीय क्षेत्र, क्योंकि वोल्ट बटा मीटर आए या फिर न्यूटन प्रति कूलम्ब आए, दोनों का आंसर आप विद्युतीय क्षेत्र लगा के चलोगे। ओके और बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार नोट्स को पढ़ना चाहते हो, हमने आपके लिए बनाया है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ये 3 सब्जेक्ट का नोट्स, और उससे एग्जाम में 100% आता है। आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे सर ज्यादा दे दिए कैसे पढ़े, आपको एक सब्जेक्ट में मात्र 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि इसी में शॉर्ट लॉन्ग हो जाएगा, और आपको 200 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। इतना अगर आप क्लियर करते हो तो एग्जाम में इसी से आ जाता है। ये एक सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो हमारा कौन सा केमिस्ट्री हो बच्चों, चाहे वो कौन सा हो बायो हो, ये अलग अलग आपको इतना मिलेगा। और अगर आप बच्चों अभी से भी ये 3 सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इतना को तैयार करते हो तो ये गारंटी हमारी होती है कि एग्जाम में इसी से प्रश्न आ जाता है। बस आपको पढ़ने की गारंटी लेनी है। और बच्चों साथ में इसके साथ में हिंदी का ये नोट्स बिल्कुल फ्री होता है, तो कॉल कर लीजिएगा। इसका चार्ज 199 रखा गया है क्योंकि 299 था बच्चों का, ये बहुत डिमांड था कि सर ये 199 ही सही है, तो आप लोगों के डिमांड पर मैंने ये कर दिया। तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। ओके चलो अब क्लास की ओर बढ़े बच्चा पार्टी। ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक सब्जेक्ट में आपको इतना मिलेगा, फिर एक सब्जेक्ट में आपको इतना मिलेगा, और फिर एक सब्जेक्ट में इतना मिलेगा, और हिंदी साथ में बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? देखो भैया ये देखो विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव सर एक अदिश राशि है। उसके बाद विद्युत आवेश भी क्या है? ये भी एक अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों ई क्या है? ई ही तो सदिश राशि है। ऑप्शन बी आपका सही है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व, सब के सब अदिश राशि है, तो ये भी आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा। ओके तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग क्या होगा। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? ये हमारा 0 होता है। कितना होता है बच्चा पार्टी? आप बता के चलते हो सर 0 होता है। कितना होता है बच्चों? 0 होता है। अब ये बताओगे सर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका क्या होता है? आप याद रखो संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित करते हैं वो संग्राहक पट्टिका है, और जो पट्टिका भूधृत होती है, जो भू पर आधारित होती है, वो संघनक पट्टिका है। ओके बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं, अगला का जवाब बता दो। देखो बच्चों समझा रहे हैं ना, ये इससे रिलेटेड प्रश्न आने को दर्शाता है। अगर इससे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप ये नहीं कहोगे कि सर ने ये नहीं बताया था, इसलिए सारे प्रश्न
प्रश्न को बनाना है तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखो। अब जिसको लग रहा है सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, तो फिर तो वो टिक लगा देंगे और उसी की जगह उसी से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा, तो फिर क्या करोगे। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है हाई वोल्टेज को। क्या बच्चों, हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। विभव मापी द्वारा क्या मापा जाता है बच्चों, विभव मापी के द्वारा विभवांतर को मापते हैं, धारा को एम्पियर में, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, अपसरित होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, अपसरित होती है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कोई बच्चे बताओ हमें कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है। कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है बच्चों। देखो आपसे ये पूछता है या फिर ये आदर्श को हटा देगा, ऐसे पूछेगा एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तब आप लगाओगे बहुत कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन जैसे ही आपके सामने आदर्श एमीटर लगा आप शून्य लगा के चलोगे। अच्छा बच्चों ये बताओ, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, बताओ जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, ये बता के चलोगे। सर अनंत होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चलो नेक्स्ट बताओ। 17 नंबर सवाल है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध के मापन में। दोनों प्रकार के प्रतिरोध का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज से होता है बच्चों। चलो बताओ, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या होता है। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर बच्चों एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम आपसे पूछ लिया गया है और आप लगा के चलते हो सर दिष्टकारी होता है, क्या कौन सा होता है, रेक्टिफायर हो जाता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग जल्दी से, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का क्या अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में पूछा गया है भाई, बताओ कौन सा चाल और गतिज ऊर्जा दोनों ही अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कोई भी बदलाव इसमें नहीं होता है। यह भी प्रश्न आप बता के चलोगे कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। बच्चों बताओ, अच्छा पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, पृथ्वी का विभव शून्य होता है, लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है ये भी बता के चलते हो। सर ये 8.0 इंटू 10 टू दी पावर 22 ये हमारा कौन सा जूल प्रति टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग बताना कौन सा हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होती है, अवमंदित होती है क्या बच्चा पार्टी, एक बार बताओ। सर अवमंदित हो जाती है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 22 नंबर सवाल है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। अच्छा, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, यानी कि आपसे लेम्डा का सूत्र पूछ दिया गया है और लेम्डा वाला सूत्र मुझे उम्मीद है कि सबको पता है। क्या होता है, लेम्डा बराबर h बटा एम भी। ऐसे लेम्डा बराबर क्या होता है, ये होता है h बटा में एम भी। यही तो फॉर्मूला है सर, एग्जाम में आता है ना, तो ये वाला आप याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, टेस्ला किसकी इकाई है। टेस्ला बताओ बच्चा पार्टी, टेस्ला किसकी इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा कौन सा होता है, चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा वेबर बट्टा में मीटर स्क्वायर होता है और इसीलिए तो पढ़ते हो एक टेस्ला बराबर एक वेबर बट्टा में मीटर स्क्वायर। ये भी बात आप याद रख लो। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। प्रश्न है 25 नंबर सवाल, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है। यहाँ पे विषुवत लग गया ना बच्चों, ये हमारा शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। बताओ, कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम होती है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी। बच्चों यहाँ पे ये है, कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा कलम हो गया, अब आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल
सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो जल्दी से क्या होगा। ये लो भैया आसान वाला प्रश्न है। ये क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। आपने पढ़ा होगा बच्चों, टेंजेंट का नियम पढ़ा है। आप जल्दी से बताओ। बी बराबर बी एच टेन थीटा होता है क्या? बी बराबर क्या होता है सर? बी एच टेन थीटा होता है। यही वाला होता है ना। ये कहता क्या था बच्चों, आपको पता है क्या? यदि एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र हो तो ये हमारा क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा बी एच होता है। इसी प्रकार से आप टेन थीटा बराबर क्या कहते हो? बी बटा में बी एच फॉर्मूला है बच्चों। तो ये दोनों याद रख लो। आप बता के चलते हो, आप बता के चलते हो कि ये वाला सर बात हो रहा है, या ये रहे या फिर ये रहे, दोनों सही है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर mb1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा तो सी में दिया गया सर, कोस थीटा हमारा सी में दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 29 नंबर सवाल है। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब वह गर्म हो जाता है, क्योंकि क्यों गर्म होता है भाई मेरे बताओ? क्यों गर्म होता है? क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। चलो बताओ अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? हमने बताया है आपको, या ये बताया है? ये बताया है स्वप्रेरकत्व। बच्चा पार्टी याद है, ध्यान में रखो। स्वप्रेरकत्व आए या फिर आपके सामने प्रेरकत्व आए या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व आए, तीनों का आप हेनरी लगा के चलते हो। अच्छा, एक हेनरी बराबर आपने पढ़ा है बच्चों, एक हेनरी बराबर कितना मिली हेनरी होता है? तो आपने पढ़ा कि 10 टू दी पावर 3 मिली हेनरी हो जाता है। ये बात आप याद रख के चलते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक हेनरी बराबर, लो भैया लो, सेम टू सेम प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। हमने पूछा एक हेनरी बराबर 10 टू दी पावर 3 मिली हेनरी होता है। इसी को आप 1000 मिली हेनरी भी लिख पाओगे, क्योंकि 1000 बराबर क्या होता है? 10 टू दी पावर 3 होता है सर। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग क्या होगा। देखो एसी परिपथ है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है बच्चों। अल्टरनेटिंग करंट में शक्ति केवल वह होती है कहां पर? प्रतिरोध में, प्रेरकत्व में, धारित्व में, या फिर इन सभी में? किस में होती है आप बताओगे सर? प्रतिरोध में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से क्या होगा। 33 नंबर सवाल है। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है? डायरेक्ट करंट है बच्चों। इसे कभी कभी डीसी लिखता है, डायरेक्ट करंट ऐसे करके डीसी एग्जाम में लिख देता है। ओके चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से। 34 नंबर सवाल है। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर क्या होना चाहिए? क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो फटाफट से बच्चों क्लास को लाइक करते चलना और अपने दोस्तों के पास भेजना कि आ जाओ भाई 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो, तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको याद करना है, बार बार इसको पढ़ना है बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। 36 बताओ। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? यहाँ पे पूर्ण चक्र है बच्चों। अगर पूर्ण चक्र की बात हो तो 0 होता है। तो आप पूछोगे सर अगर अर्ध चक्र हो तब क्या लगाएंगे? अगर अर्ध चक्र हो तब क्या लगाएंगे? तो आप कुछ नहीं लगाओगे, 2I0 बटा में पाई लगाओगे। ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। अगर ये अर्ध चक्र रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण चक्र है बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 37 नंबर सवाल है। LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? बच्चा पार्टी आसान वाला प्रश्न आ गया जी। LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? LR परिपथ की प्रतिबाधा हमारा क्या होता है? √R² प्लस ω² L²। ये वाला फॉर्मूला आपका सही बात हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो ये भी बात आप याद रखोगे, Z बराबर ऐसे ये फॉर्मूला निकलता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अपचाई ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि
घटती है। यहाँ पे बच्चों बताओ घटने वाला पूछा गया, वोल्टेज हो जाएगा। अपचाई ट्रांसफॉर्मर में बच्चों वोल्टेज घटती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग बच्चों जो नहीं है, 39 नंबर सवाल का जवाब आप बता के चलते हो सर ध्वनि तरंगे, ये कोई विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जिस प्रकार प्रकाश, एक्स किरण, अवरक्त किरण, बीटा किरण, गामा किरण, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके चलो ये लो प्रश्न आपके सामने है कि गामा किरणों की तरह कौन लग रहा है बताओ, तो ये एक्स किरण होता है। ऐसा नहीं कि लगने से होगा सर, इसका गुण इसके गुण से मिलता जुलता, इसलिए गामा किरणों की तरह कौन होता है? ये एक्स किरण होता है। 40 नंबर सवाल का जवाब आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके क्योंकि गामा किरण और एक्स किरण दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। अच्छा बच्चों अनुदैर्ध्य किसकी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या हो जाएगा? 42 नंबर सवाल आपके सामने है। 42 नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है कहां पर बच्चों, किसके द्वारा? 42 का जल्दी से बता दो। ये विक्षेपित होती है विद्युत क्षेत्र द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? ए और बी दोनों के द्वारा, आपको याद रखना है। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या हो जाएगा? नेक्स्ट बता के चलते हो एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य लगभग कितनी होती है? एक्स किरण बच्चों इसका तरंगदैर्ध्य पूछा गया कितना होता है, लगभग में ही बताओ कौन सा होगा? 43 नंबर सवाल का जवाब 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। कितना बच्चों? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ये बात आप याद रखोगे। देखो एक चीज और याद रखना, अगर 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है तो 10 पर पावर -10 होगा, लेकिन वो मीटर में होगा। यहाँ पे देखो 10 पर पावर -10 भटकाने के लिए दिया है, लेकिन वो मीटर में होगा, कभी एंगस्ट्रम में नहीं होगा, गलत है ये। ओके बच्चों अभी सी लगाना आप लोग। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा? एक पीन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। किस पर बच्चों? प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलो 45 देखो, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा? कोई धारा हो, विस्थापन धारा हो, विद्युत धारा हो, दिष्ट धारा हो, सबका आप एम्पियर लगा के चलते हो। एम्पियर बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो माइक्रो तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? माइक्रो तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है बच्चों? माइक्रो तरंगों की आवृत्ति प्रकाश तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है। ऑप्शन आपका कौन सा होगा? यहाँ पे रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा? तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। देखो कोई तालाब में अगर पानी भरा हुआ है तो उसका लगेगा, यहाँ पे अगर देखो मानो कि ये कोई तालाब है, इसका तली ये है, लेकिन मानो अगर यहाँ तक पानी भरा हुआ है तो अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप क्या कर रहे हो बच्चों, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, एकदम देख रहे हो, तो आपको ये तली जो है कम से कम लगेगा बहुत नजदीक का, मतलब ऊपर उठा हुआ है। और ये इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ओके बच्चों चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या हो जाएगा? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल दर्पण से। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब अवतल दर्पण होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है और ये प्रश्न बढ़िया सा है, क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का 2 मात्रक है बच्चों। क्या है इसका? 2 मात्रक होता है, एग्जाम में आता है। एक मात्रक मीटर इनवर्स है, एक मात्रक मीटर इनवर्स है, और दूसरा मात्रक क्या है? दूसरा मात्रक डायोप्टर है। दूसरा मात्रक क्या है? डायोप्टर है। बस दोनों मात्रक याद रखोगे। यहाँ पे देखो डायोप्टर हो गया और मीटर इनवर्स हो गया, मतलब बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक लेंस है, कोई एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और हमने ये बता के चला है अगर आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो आप लगा के चलते हो फॉर्मूला P बराबर 100 बाई फोकस दूरी। अब यहां से करो, 100 है ऊपर में लिख दो, फोकस दूरी 20 दिया गया तो 20 लिख दो, 20 पच्चे का 100 हुआ, यानी कि P बराबर सर 5 डायोप्टर हो जाएगा। P बराबर 5 डायोप्टर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बोलोगे सर P बराबर हम एक फॉर्मूला और होता है 1/f, ये क्यों नहीं लगाए? क्योंकि बच्चों अगर यहाँ पे मीटर में अगर ये हमारा फोकस दूरी दिया होता, यहाँ पे सेंटीमीटर है, अगर मीटर में होता तो ये फॉर्मूला आप लगा लेते। ओके बच्चों, कोई घबराने की बात आपकी नहीं है। चलो आगे बढ़, ये बताओ यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता भी सीधे रूप से बढ़ जाती है। क्या होती है आवर्धन क्षमता बच्चों? उसकी आवर्धन क्षमता भी सीधे रूप से बढ़ जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो बताओ, 52 नंबर सवाल है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण यही है प्रकाश का व्यतिकरण। बहुत आसान सा सवाल है, बताओ। ये सब प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? वायुमंडल की अनुपस्थिति में काला दिखाई देता है बच्चों, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो बहुत सारे बच्चे 25 सेंटीमीटर लगाना शुरू भी कर दिए होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे पढ़े हमसे वो 2 सेंटीमीटर लगाएंगे, क्योंकि बच्चों ये 25 सेंटीमीटर वाला बात होता है अस्पष्ट, क्या होता है? अस्पष्ट दृष्टि की बच्चों न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर आपसे पूछे तो आप 25 सेंटीमीटर लगा के चलोगे, लेकिन अगर यहाँ पे आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछे 2 सेंटीमीटर आप लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चों? 2 सेंटीमीटर लगा के चलते हो, क्योंकि एग्जाम में आता है प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष है, बहुत आसान है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अच्छा बच्चों, प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? प्रकाश वर्ष वही ना जो कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसका मान होता है 9.46 गुणा 10 पर पावर 15 और मीटर में होता है 10 पर पावर 15 मीटर। 10 पर पावर बच्चों क्या? 15 मीटर। प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों? प्रकाश की चाल भी आप याद रखो, प्रकाश की चाल क्या होती है जल्दी से आप लगा दो, ये होता है सर 3 गुणा 10 पर पावर 8। क्या होता है? 3 गुणा 10 पर पावर 8 होता है, ये भी बात आप याद रख के चलते हो क्योंकि एग्जाम में पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 56 बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में कौन संबंध, यहाँ पे देखो, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए सही है। लेमडा बराबर कौन सा होता है? लेमडा समानुपाती 1 बाय, ये देखो आई समानुपाती 1 बाय लेमडा 4 के हमारा घात के समानुपाती होता है, यही वाला बात है। कौन सा होता है सर? आपने ये पढ़ा होगा, रेले का नियम जानते हो? किसका नियम? रेलवे नहीं बच्चों, रेले का नियम जानते हो? रेले का नियम, रेले का नियम के अनुसार आपने ये पढ़ा होगा, रेले के नियम के अनुसार आपने ये पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। समानुपाती नहीं बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि 1 बाय लेमडा 4 है, यानी कि आप ये कहोगे आई समानुपाती 1 बाय लेमडा 4 होगा घात इसका, ये वाला बात है, तो आपका करेक्ट आंसर डी होगा। व्युत्क्रमानुपाती बच्चों समानुपाती नहीं होता है, समानुपाती होता तो आई और ऐसे करके लेमडा 4 ऐसे होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 बाय लेमडा है मतलब इसके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा? जीवाश्म की आयु किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग के द्वारा प्राप्त की जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण है? तो वो तीव्रता है। क्या होता है बच्चों? तीव्रता होता है। क्या बताओ एक बार? तीव्रता ही सही आंसर होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा? 59 नंबर सवाल है, फोटोसेल किस पर आधारित है? फोटोसेल क्या है सर? फोटोसेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और फोटोसेल किस पर आधारित है? तो आप बता के चलोगे प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। किस पर बच्चों? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ओके चलो अगला बता के चलो, प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है? ये बताओ जल्दी से, क्या होगा बच्चों? प्रकाश विद्युत सेल जल्दी से बताओ, प्रकाश को विद्युत में बदलेगा, याद रहे, इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान सा प्रश्न है। देखो निम्नलिखित में किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, मतलब कम होता है? तो आप लगाओगे सर सोडियम होता है। सोडियम का कार्यफलन कितना होता है? -2.3 होता है। क्या बताओ? यहाँ पे 2.3 होता है, माइनस नहीं लगता है, यहाँ पे 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों। चलो नेक्स्ट बताओ आप
आप लोग क्या होगा 62 का परमाणु का आकार क्या होता है। परमाणु का आकार देखो बच्चों, परमाणु वाला आकार का बात हो ना तो 10 टू दी पावर माइनस का 10 मीटर होता है। लेकिन इसी जगह जो इंपॉर्टेंट बात है, नाभिक की बच्चों त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या की अगर आपसे कोटि पूछ दे तो आप बता के चलोगे 10 टू दी पावर माइनस का 15 मीटर हो जाएगा। सर इंपॉर्टेंट है, ये वाला में आप VVI लगा लो। ओके बच्चों, और ये वाला तो आपको याद रखना है क्योंकि ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर होती है। चलो 63 नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है। मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। बामर श्रेणी। दृश्य भाग में जो पड़ती है उसका नाम है बामर श्रेणी। बच्चों कौन सा होगा, बामर श्रेणी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है बच्चों। चलो बताओ अगला नंबर सवाल। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का नीले रंग का मान क्या होगा। नीला है, नीला वही BBROY BBROY और GB लिख दो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 हुआ। किसके लिए सर, ब्लू मतलब नीला होता है, ब्लू मतलब नीला है, 6 हो जाएगा। क्योंकि सर ये तो ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है और ब्लू है, तो ब्लू लास्ट में है, 6 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल बताओ, ये रहा। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे। जल्दी से बता दो आप लोग, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है। जल्दी से आप बता के चलो। 67 नंबर सवाल का जवाब, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है। 67 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप बता के चलते हो, नाभिकीय संलयन से। किससे बच्चों, नाभिकीय संलयन से। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। 68 है। निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है। मूल कण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अल्फा कण नहीं है। अल्फा कण क्या है सर, अल्फा कण तो है, अल्फा कण क्या है यहाँ पे याद रखना आप लोग। अल्फा कण क्या है सर, अल्फा कण है हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, ये बात आपको पता होगा। जैसे आप ऐसे लिखो या फिर अल्फा कण ऐसे लिखो या फिर क्या लिखोगे, हीलियम लिख के ऐसे, और यहाँ पे 2 और 4 लिख दो, तो ये भी बात बराबर है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। 70 नंबर सवाल है। 35 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा। आसान है, देखो 35 का क्या होगा। 35 का आप पहले ये बता दो, 35 का निकाल देते, उसके बाद एक HW में देंगे। पहले इसको सीधा ऐसे लाइन खींच दो। भाई सीधा हो जाओ, सीधा लाइन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लो ऐसे वाला लाइन आया। आप 2 से आप भागा लगाते चलो, इसका आधा करोगे 17 दूना 34 हुआ, शेष कितना बचा, 1 बचा। फिर 2 से लगाओ, 8 दूना 16 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ, 4 दूना 8 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना 4 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और शेष 0 बचा। यानी कि अब आपको नीचे से ऊपर जाना है। कैसे जाएंगे सर, ये 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो। फिर 3 को 0, 1 2 3 को 0 है तो 3 को 0, 1 2 3 को 0, फिर 1 है, फिर 1 है तो फिर 1 और 1, इसको घेर दो। द्विआधारी पूछा, 2 लगा दो। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। 1000011 1000011 आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप हमें 15 का निकाल के कमेंट में बता दो। आप हमें 15 का निकाल के बच्चों, ये 15 का निकाल के कमेंट में बताओगे। कॉपी कलम, अगर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मतलब सच में पढ़ने वाले हैं, तो वे बच्चे क्या करेंगे, कॉपी में हमें निकाल के बताएंगे, क्योंकि हमें जानना है कि क्या आप सीख पाए हो या फिर नहीं। ओके बच्चों, चलो क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा सारे बच्चे, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, लेकिन इस क्लास को बिल्कुल एक बार और ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किया था। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे क्लास को एक बार लाइक भी कर लीजिएगा।